हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर पर उत्सर्जन के सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे। यह बुक भारतीय भवन है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम परिवहन के सभी उत्तर चैप्टर नंबर 3 परिवहन के सभी प्रश्नों का आंसर कर लिया था। आज की इस वीडियो में उत्सर्जन के सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर रहे हैं, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आंसर है कि विभिन्न उपचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार हानिकारक और विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं आपको समझ में आया होगा कि विभिन्न उपचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार हानिकारक और विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दो नंबर के उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 नंबर उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं। तो आंसर है कि जीवों के शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। यह हानिकारक एवं विषैला होता है। जैसे मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थों के नाम CO2, यूरिया, अमोनिया आदि है, जबकि पौधों में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थों के नाम गोंद, लैटेक्स, पुरानी पत्तियां, छाल आदि उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूरिया और अमोनिया में अधिक जटिल कौन है। तो आंसर है कि यूरिया अधिक जटिल है। यूरिया और अमोनिया में कौन अधिक विषैला है। तो आंसर है अमोनिया। यूरिया और अमोनिया में कौन अधिक विषैला है। तो आंसर है अमोनिया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार होता है। तो आंसर है कि विसरण एवं प्रसरण द्वारा सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का महत्वपूर्ण उत्सर्जन कौन सा है। तो आंसर है कि वृक्क। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है। तो आंसर है कि मनुष्य में 2 वृक्क या 1 जोड़ा वृक्क होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि पौधों में उत्सर्जन अंग क्यों नहीं होता है। तो आंसर है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ बहुत ही कम बनता है और कुछ उत्सर्जित पदार्थों को पौधा दूसरे रूप में उपयोग कर लेता है, इसलिए पौधा में उत्सर्जित अंग नहीं होता है। इसमें उत्सर्जन पुरानी पत्तियां, छाल, गोंद, लैटेक्स आदि के माध्यम से हो जाता है। इसमें उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार होता है। तो पुरानी पत्तियां, छाल, गोंद, लैटेक्स आदि के माध्यम से हो जाता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष से संबंधित अन्य रचनाएं कौन कौन सी है। तो आंसर है कि वृक्ष से संबंधित अन्य रचनाएं निम्नलिखित है। पहला है मूत्र वाहिनी, दूसरा है मूत्राशय और तीसरा है मूत्र मार्ग, यानी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वृक्क का रंग कैसा होता है। तो आंसर है भूरे लाल रंग का। फिर क्वेश्चन 11 है कि वृक्क का आकार बताइए। तो आंसर है वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है। वृक्क 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों का नाम लिखे। तो आंसर है यूरिया या यूरिक अम्ल तथा अमोनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन होता है। तो अमोनिया अधिक जटिल और अधिक विषैला होता है, जिसे NH3 कहते हैं। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है। तो आंसर है विसरण द्वारा। किस विधि से। विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है मूत्र मार्ग क्या है। तो आंसर है कि यूरिनरी ब्लैडर के पिछले भाग से एक पाइप निकलती है, जिसे हम लोग यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखे। तो आंसर है मनुष्य के वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानना है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एवं ट्यूबुलर पुनर्शोषण है। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखे। तो आंसर है कि वृक्क से संबंधित उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम निम्नलिखित है। पहला है यूरेटर, फिर दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर, फिर तीसरा है यूरेथ्रा यानी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो आंसर है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वह नेफ्रॉन कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आंसर है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग
लगभग 10 लाख होते हैं। 10 लाख होते हैं। इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 10 लाख होते हैं लगभग। पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आंसर है कि पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के जीवों के शरीर में उत्पन्न उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर है उत्सर्जन। उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होते है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर है जल संतुलन। फिर अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो आंसर है मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा लगभग 96% होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस जिस अतिविकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वह क्या कहलाता है? तो आंसर है डायलिसिस मशीन या कृत्रिम वृक्क। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि पौधों के उत्सर्जित पदार्थ रंजीन तथा गोंद पौधों के किस ऊतक से संचित होते हैं? तो आंसर है पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों द्वारा होता है? तो आंसर है वात रंध्र द्वारा। फिर है कि बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार की क्रिया है? तो आंसर है उत्सर्जन। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न है मानव मूत्र का अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो आंसर है कि मानव मूत्र में जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है। औसतन इसमें 96% लाभ, 2% यूरिया तथा 2% अन्य पदार्थ होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? तो आंसर है कि वृक्क एक उत्सर्ज्य अंग है जिसका क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के द्वारा 3 चरणों में छानने की क्रिया पूर्ण होती है जिसमें पहला चरण में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। इसमें अभिवाही धमनिका से रक्त ग्लोमेरुलर में पहुंचने पर उच्च दाब पर रक्त से बड़े अणु जैसे सभी लवण, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि छन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो आंसर है कि वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य रक्त से बेकार पदार्थ को छानना है। इससे यूरिन का निर्माण होता है। छानने की यह क्रिया वृक्क द्वारा 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें उच्च दाब पर रक्त से बड़े अणु को छान लिया जाता है। फिर दूसरा है कि ट्यूबुलर पुनर्वाशोषण यानी ट्यूब की कोशिका क्षनित पदार्थ में से आवश्यक एवं अच्छे पदार्थ जैसे ग्लूकोज को फिर से सोख लेता है। फिर तीसरा है कि ट्यूबुलर श्रवण। तो आंसर है कि कभी कभी ट्यूब की कोशिका से बेकार पदार्थ को फिल्ट्रेट में छोड़ दिया जाता है जिसे ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं। तो फिर अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? आंसर है कि पौधे में कोई उत्सर्जक अंग नहीं होता है, इसलिए पौधा में उत्सर्जित पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों से उत्सर्जित हो जाता है। यह पुरानी पत्तियों, छाल, गोंद, लैटेक्स, सूखी लकड़ियों, रंजीन आदि के रूप में उत्सर्जित होते हैं। फिर अगला अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है? आंसर है कि जब किसी व्यक्ति का दोनों किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में हानिकारक और विषैले पदार्थ भर जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन से संपादित कराता है। इसी मशीन को डायलिसिस मशीन या कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस मशीन में एक टैंक होता है जो जिसे डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर में डायलिसिस फ्लूइड रहता है। इस तरल पदार्थ में सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना होती है। रोगी के शरीर से एक धमनी द्वारा रक्त निकालकर ठंडा करने के पश्चात डायलाइजर में भेजा जाता है जहां उत्सर्जित पदार्थ विसरित होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है और शुद्ध रक्त को पुनः शरीर के ताप पर लाकर रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार कृत्रिम वृक्क कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कि मनुष्य में वृक्क उससे संबंधित उत्सर्जक अंगों का वर्णन करें। तो आंसर है कि मनुष्य में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जक अंग है। यह मनुष्य में एक जोड़ा होता है जो उदर गुहा के पृष्ठीय देहभित्ति से सटा हुआ कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क ठोस
गहरे भूरे लाल रंग का और आकार में सेम के बीज के जैसा होता है। 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क का बाहरी सतह उन्तोदर तथा भीतरी सतह नतोदर होता है। भीतरी सतह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा शीरा बाहर निकलती है। वृक्क के संबंध उत्सर्जित अंग निम्नलिखित है। पहला है यूरेटर। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक पतला ट्यूब जैसी रचना निकलती है जिसे यूरेटर कहते हैं। हाइलम के पास यह मोटा तथा यूरिनरी ब्लैडर की ओर थोड़ा पतला हो जाता है। फिर दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर। दोनों वृक्क से यूरेटर नीचे की ओर आकार एक नाशपाती आकार की ब्लैडर में खुलती है जिसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इस ब्लैडर में यूरिन एकत्रित होता है जिसे समय समय पर उत्सर्जित किया जाता है। तीसरा है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के पिछले भाग से एक पाइप निकलती है जो एक ओपनिंग द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इसी पाइप को यूरेथ्रा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो आंसर है कि प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशी से बना होता है और एक पतला कैप्सूल से ढका होता है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला में 15 से 16 पिरामिड जैसी रचना होती है जिसे हम लोग वृक्क शंकु कहते हैं। इसमें ही बारीक पतली लंबी और कुंडलित रचनाएं पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। यह वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होती है। इसी के माध्यम से डायलिसिस क्रिया भी संपन्न होती है। इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन के सभी प्रश्नों का आंसर किया। अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय के सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और अब अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।